धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरे मित्रों, वैदिक धर्म पर यह आरोप लगाया जाता है ऊंच नीच की बात। देखिए, भारतीय समाज में यह जहरीला, अत्यंत घातक, निकृष्ट व्यवस्था जो दिखाई देती है ऊंच नीच की, छुआछूत की, जात पात की, ये बहुत ही घातक है, निकृष्ट व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था जन्म पर धूर्त लोगों ने, स्वार्थी लोगों ने कर दिया। नहीं तो वैदिक धर्म में कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था है और यह व्यवस्था सारे संसार में लागू है। संसार में कोई ऐसा देश नहीं कि जहां पर वर्ण व्यवस्था न हो। देखो, आज भी 4 प्रकार के कर्मचारी होते हैं। जो चपरासी है उसको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कहते हैं। सबसे ऊंचे पर राजपत्रित अधिकारी होते हैं, फिर इसका द्वितीय तृतीय श्रेणी के होते हैं। 4 प्रकार के कर्मचारी होते हैं कि नहीं होते हैं? इसी प्रकार से वर्ण व्यवस्था है। लेकिन आज जैसे कर्म पर आधारित है, ऐसा ही प्राचीन काल में था। लेकिन मेरे मित्रों, जब यदि भारत में राजतंत्र हो जाए तो ये 4 प्रकार के जो कर्मचारी हैं, राजा का बेटा कितना भी अयोग्य हो, निकृष्ट हो, उसको राजा बना दिया जाएगा। वह प्रथम श्रेणी का कर्मचारी नहीं, वह जो है राजा बन जाएगा। ये क्या हुआ? यह जो है जन्मना वर्ण व्यवस्था हो गई कि नहीं हो गई? आज भी संसार में बहुत से ऐसे देश है जहां राजतंत्र है, ऐसा ही होता है। अयोग्य से अयोग्य बेटे को जो है राजा बना दिया जाता है, युवराज घोषित कर दिया जाता है, मंत्री संतरी बना दिया जाता है। तो मेरे मित्रों, ये प्राचीन काल में भी इसी प्रकार से गड़बड़ घोटाला हुआ। धूर्त स्वार्थी लोगों ने वर्ण व्यवस्था को जन्म पर आधारित कर दिया। लेकिन मित्रों, इससे व्यवस्था, जो कानून है, वो दूषित नहीं होता है। हम कानूनन तो कर्म पर मानते हैं, लेकिन आज जो है वर्ण व्यवस्था न नाम लिया जाए, लेकिन फिर भी वर्ण व्यवस्था लागू पूरे संसार में। आप देखो, कौन सा ऐसा देश है कि जहां पर अध्यापक का सबसे ज्यादा सम्मान नहीं किया जाता? संसार का कौन ऐसा देश? कम्युनिस्टों का ले लो। जो भी कम्युनिस्ट देश हैं, क्या वहां पर शिक्षक का सबसे ज्यादा सम्मान है कि नहीं है? समानता वहां पर है, हम भी मानते हैं। लेकिन फिर भी जो कम्युनिस्ट नेता होगा वो भी अपने गुरु का ज्यादा सम्मान करता है। और स्कूल में पढ़ने वाले छात्र अपने गुरु का ज्यादा सम्मान करते हैं। सारे संसार में व्यवस्था लागू है। इसी प्रकार से जो ब्राह्मण जो है, इनका ज्यादा मान सम्मान इसलिए था क्योंकि ये अध्यापक थे। देखो, सारा शास्त्र ये कहता है कि ब्राह्मण जो है क्यों ज्यादा सम्मानित हुए? क्योंकि इनका काम था पढ़ाने का। अध्यापनम ब्राह्मणस्य मुख्य वृत्ति। व्याकरण शास्त्र का सबसे बड़ा ग्रंथ महाभाष्य, और महाभाष्य में पतंजलि ऋषि लिखते हैं अध्यापनम ब्राह्मणस्य मुख्य वृत्ति। और साफ साफ लिखा है मनु महाराज ने भी कि ब्राह्मण के 6 कर्म हैं: पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान लेना और दान देना। तो मेरे मित्रों, इस तरह से सिद्ध होता है कि अध्यापन का व्यवसाय, ब्राह्मण का व्यवसाय क्या है? अध्यापन। और सारे संसार में
अध्यापक का विशेष सम्मान होता है। चाहे कम्युनिस्ट देश हो, चाहे राजतंत्र वाला देश हो, चाहे लोकतांत्रिक देश हो, सारे संसार में। तो प्राचीन काल में भी ब्राह्मण लोगों का इसीलिए मान सम्मान होता था क्योंकि वे अध्यापन का कार्य करते थे। लेकिन अध्यापन के कार्य के साथ साथ त्यागी तपस्वी भी होते थे। इसीलिए देखो, महाभाष्य में ही लिखा है, व्याकरण महाभाष्य में ही ये लिखा है कि ब्राह्मण के पास धन कितना होना चाहिए? एक घड़ा। एक घड़े से ज्यादा अनाज नहीं होना चाहिए। और ब्राह्मणों ने ही ब्राह्मणों के लिए ऐसी व्यवस्था बना दी कि दक्षिणा, अरुण गुप्ता, अर्जक शंकर अरुण गुप्ता तो कहता है दक्षिणा क्या है, कोई पूछता तो कहता दक्षिणा, दक्षिणा कहता है, ये दक्षिणा नहीं दक्षिणा है। तो पूछता क्या है दक्षिणा? कहता दक्षिणा। देखो, ब्राह्मण लोग जो शूद्रों का धन छीन लेते थे उसी को कहते थे दक्षिणा, यानी छीना हुआ धन वो हो गया दक्षिणा। बताइए, और क्या उच्चारण करता है? कहता दक्षिणा। अच्छा, दो शब्द दे भोजपुरी में दिखा दो। दो शब्द कहीं है, उपसर्ग है, कहीं दिखाओ। द न भोजपुरी में है न हिंदी में है, ये कैसे आ गया? ये तो अंग्रेजी का द है और छीना शब्द संस्कृत का है। बताओ, ये गड़बड़ घोटाला करके दक्षिणा बना रहा। कैसा आंखों में धूल झोंकता है ये अरुण गुप्ता, अनर्गल बातें करता है। जब फोन करके पूछो तो उत्तर ही नहीं देते, फट से फोन काट देते। दक्षिणा। अरे मित्रों, हर कर्मचारी के लिए निश्चित था कि अपना पारिश्रमिक उसका निश्चित होता था। लेकिन ब्राह्मणों ने ही ब्राह्मणों के साथ क्या व्यवस्था करी कि ब्राह्मण की दक्षिणा निश्चित नहीं, उसकी मजदूरी निश्चित नहीं, इसीलिए उसको दक्षिणा कहा। उसकी योग्यता के अनुसार और श्रद्धा अनुसार यजमान उसको देता था। तो क्या हुआ, धीरे धीरे कि श्रद्धा समान दक्षिणा उसको मिलने लगा, पारिश्रमिक मिलने लगा। तो ब्राह्मण के लिए व्यवस्था बन गई, नहीं मांगना नहीं, जो श्रद्धा से मिले उसको उसी में संतोष करो। और फिर ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों के लिए क्या व्यवस्था बना दी? भिक्षा कर भोजन करे हे जप हरि नाम, कि भिक्षा करके भोजन करो और हृदय से परमात्मा का नाम लो। ब्राह्मण को केवल धन भिक्षा, ब्राह्मण के लिए क्या धन चाहिए? केवल भिक्षा का धन चाहिए। ये ब्राह्मणों ने, आप बताओ, चारों वर्णों में सबसे श्रेष्ठ, बुद्धिमान, पढ़े लिखे गुरु, इन्होंने अपने लिए क्या व्यवस्था बनाई? भिक्षा कर भोजन करे ही है जप हरि नाम। तो मेरे मित्र, कैसे तुम कहते हो ब्राह्मण बड़े चतुर थे, छली थे, कपटी थे? हाँ, कुछ धूर्त ब्राह्मण हुए तथाकथित, जो वर्ण व्यवस्था को जन पर आधारित कर दिए। तो मेरे मित्रों, इस तरह से प्राचीन काल में जो अध्यापक थे उनका ज्यादा सम्मान होता था। आज भी हो रहा है, आज भी सरकार भी करती है। और किसी की भी सरकार, कम्युनिस्टों की सरकार बन जाए क्या, जहां पर कम्युनिस्टों की सरकार होती है, चाहे केरल हो, चाहे बंगाल हो, चाहे त्रिपुरा, क्या वहां अध्यापकों का सम्मान नहीं होता? वहां और ज्यादा होता है। वहां अध्यापक का सम्मान और ज्यादा होता है क्योंकि वे शिक्षा के ऊपर ज्यादा जोर देते, इसीलिए केरल सबसे शिक्षित राज्य है और अधिकतर जो है वहां कम्युनिस्टों का ही शासन रहता है। तो मेरे मित्रों, इस तरह से प्राचीन काल में ब्राह्मणों का सम्मान इसीलिए था क्योंकि वे पढ़ाने का कार्य करते थे। और छुआछूत, यह दुर्व्यवस्था जो है मेरे मित्रों किसी तरह से भारत में आ गई, इसमें मांसाहार का बहुत बड़ा हाथ रहा। छुआछूत को पनपाने में, छुआछूत को सुदृढ़ करने में, फैलाने में। लेकिन मेरे मित्रों, बड़े बड़े महापुरुष हुए जो इस छुआछूत को दूर करने का प्रयास किया। आर्य समाज ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद जी ने और गुरु नानक देव जी महाराज ने
कबीर साहब ने, कितने महापुरुष जो छुआछूत दूर करने का अथक प्रयास किया, और ये दूर होना चाहिए। लेकिन मेरे मित्रों, क्या संसार में भारत के अलावा क्या अन्य देशों में नहीं रहा? अरब देशों में तो मनुष्य को खरीदा बेचा जाता था, गुलामी प्रथा थी, और बद्दू थे जो अछूत जैसे ही थे। आज भी वहां बद्दू हैं, वे गरीब होते हैं, शेख अमीर होते हैं। तो सारे संसार में दुर्व्यवस्था थी, लेकिन यह कई देशों से समाप्त हो गया, यहां भी समाप्त होना चाहिए। मेरे मित्रों, और दूसरी बात देखो, सबसे बड़ा प्रमाण कि आर्य जो है यहीं के मूल निवासी हैं। आर्यों ने अपने शास्त्रों में लिख रखा, आर्यावर्त के अतिरिक्त इतर जो देश हैं वे मलच्छ देश हैं। वे क्या है? मलच्छ देश हैं। अब बताओ, संसार में कौन ऐसी कौम है जो, मान लीजिए कोई दिल्ली का निवासी है, दिल्ली को छोड़ करके लखनऊ बस गया और फिर कहता है दिल्ली तो मलच्छ देश है। ऐसा कोई है? संसार का एक भी इतिहास दिखा दो, एक भी प्रमाण दिखा दो कि जो अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरी जगह चला गया हो और अपने मूल स्थान को मलच्छ देश बताता हो। एक ही प्रमाण जो है सिद्ध करता है कि आर्य जो है भारत के ही मूल निवासी। लेकिन आर्यों ने कई ग्रंथों में, मनुस्मृति आदि कई ग्रंथों में लिख रखा है कि आर्यावर्त के इतर जितने देश है वे मलच्छ देश है। और वे उस समय क्यों लिखा गया? क्योंकि आर्यावर्त के अतिरिक्त जो रहते थे मनुष्य, वे लोग मांस आदि खाते थे। वैसे मलच्छ माने होता है जिसका उच्चारण शुद्ध न हो, उसको कहते हैं मलच्छ। मलच्छ अव्यक्ताम वाची, पाणिनि ऋषि ने धातु पाठ में लिखा है, मलच्छ अव्यक्ताम वाची, जो जिसका उच्चारण शुद्ध न हो, अव्यक्त बोलता हो, उसको मलच्छ कहते हैं। और ऐसे ही बात अरब वाले भी बोलते थे, कहते हैं अरबी और अजमी। कहते हैं अरब के अतिरिक्त जितने लोग हैं वे अजमी हैं। अजमी माने गूंगे, शुद्ध उच्चारण न करने वाले। तब बताओ, इसी प्रकार से आर्यों के ग्रंथों में मिलता है कि आर्यावर्त को छोड़ करके जितने देश वे मलच्छ देश हैं। तो कौन से देश? भारत के बगल में पड़ोसी कौन थे? अफगानिस्तान तक भारत था, अफगानिस्तान के बाद ईरान था। पश्चिम में विशेष रूप से भारत का पड़ोसी ईरान ही था, क्योंकि इधर तो पहाड़ी क्षेत्र है और बाकी समुद्र है। बांग्लादेश, बर्मा भी भारत में ही थे। तो मुख्य रूप से भारत का पड़ोसी देश कौन था? ईरान था। और ईरान क्या हुआ? मलच्छ देश। और तुम कहते हो आर्य जो है ईरान से आए। तो कौन ऐसी कौम है जो अपने मूल स्थान को मलच्छ देश घोषित करेगी? कि मेरे मित्रों, इससे बिल्कुल सिद्ध होता है कि ये बिल्कुल 100% झूठी बात है। और राहुल सांकृत्यायन ने ये लिखा है, ओल्गा से गंगा तक जो उपन्यास या पुस्तक लिखी है, मैंने पढ़ी है। लिखा है कि वहां ऐसे रहते थे, असभ्य थे, वहां से चल करके धीरे 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 भारत में आकर बस गए गंगा नदी के किनारे। यानी ओल्गा नदी से चले गंगा नदी के किनारे बस गए। आज भी देखो संसार में भारतीय जहां पर भी गए हों प्रतीक रूप में गंगा को मानते हैं।
अपने देश की नदी को याद करते हैं, पवित्र मानते हैं। हर देश में परंपरा, मुसलमानों में ये आबे जमजम है, जापान में भी कोई न कोई जल, मॉरिशस में जो भारतीय रहते हैं वहाँ एक नदी के ही जल को जो है गंगा मान लेते हैं। लेकिन जो यहाँ से गए हैं वे तो आर्य जो है ओल्गा नदी से आए, तो वे पवित्र नदी ओल्गा को मानते, न कि गंगा को मानते। ओल्गा को भूल गए, कहीं जो है नहीं लिखा, तो ये तो कह सकते हाँ हाँ ये ओल्गा लिखा था, बाद में बिगड़ते बिगड़ते गंगा हो गया। झूठ बोलने वालों को क्या, ये तो ऐसा भी झूठ बोल सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, अगर आर्य ओल्गा नदी से आते तो ओल्गा नदी की पूजा करते, कहते ये ओल्गा नदी है, और अपने जन्म स्थान को, अपने मूल स्थान को कभी नहीं भूल। जिस तरह से संसार की सारी कौमें यहाँ से वहाँ गई, नहीं भूली, उसी तरह से कई कौमें तो भीख मांगे, जैसे पारसी लोग आए, याचना करके भारत में रहे, भारत को भी अपना माना, ईरान को नहीं भूले। लेकिन भारतीयों ने तो विजय प्राप्त करी थी तुम्हारे कथनानुसार, तो ये कैसे भूल जाएंगे अपने मूल स्थान को? ये तो छाती ठोक के कहते हाँ हम तो वहां से आए, भारत भी मेरा, वहां भी हमारा। लेकिन नहीं, वे तो ऐसे भूल गए जैसे बांग्लादेशी घुसपैठिए कि ये भारत में घुस गए और इतने छुप के रहते, ऐसे पता ही नहीं चलता कि कहाँ के हैं। मेरे मित्रों, ये झूठा प्रचार सिर्फ हम लोगों को लड़ाने के लिए किया। उन्होंने देखा कि यहाँ भेदभाव है, इसका फायदा उठाओ, छुआछूत, ऊंच नीच, जात पात का जो है फायदा अंग्रेजों ने उठाया और भारतीयों को बड़े साजिश के तहत लड़ाने का प्रयास किया। मेरे मित्रों, इन बातों को छोड़ो, हम सब आर्य हैं, हम भी आर्य, तुम भी आर्य, सब लोग आर्य हैं, तुम भी श्रेष्ठ हो। और परिस्थिति बस कितनी धूर्त स्वार्थी लोगों के कारण से जो छुआछूत ऊंच नीच की बातें फैली, इन सब को समाप्त करके हम सब भारतीयों को एक सशक्त भारत बनाना चाहिए। देखो मेरे मित्रों, जिस प्रकार से आज देखो पारसी भारत में आकर के इसी को अपना जन्मभूमि मान रहे हैं और देश के साथ मिलकर के देश की उन्नति के लिए कार्य कर रहे हैं, तो तुम ऐसा क्यों नहीं सोचते? अगर मान लो दुर्जन तोष न्याय से आर्य बाहर से आए हों आपके कथनानुसार, तो फिर भी इन बातों को भूल जाना चाहिए। आए थे कई हजार साल पहले आए थे, लेकिन उन बातों को लेकर के आज क्यों लड़ाई करना? तो मेरे मित्रों, ये विदेशियों के प्रचार को निष्फल करो और सब लोग मिलकर के रहें, ताकि देश जो है उन्नत हो, सशक्त हो, सबल हो और फिर जो है विश्व गुरु बन जाए।